पूरे लेक्चर के दौरान अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो या कुछ कंफ्यूजन हो तो आप अभी पूछ सकते हैं मेरे से, या दोबारा कुछ पूछना हो कि इसको अच्छे से समझाओ। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम कपिल सिंह है। सर मैं हाँ जी। एक बात आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ट्रेनिंग के दौरान जो ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों में, जी। उसमें कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का या ऐसा कोई इस्तेमाल करते हैं जिससे ट्रेनिंग आसान हो जाए? नहीं, उसमें कोई सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, सिर्फ जैसे स्केट हो गया या ट्रेस के ऊपर वो उससे ड्राइव वगैरह को वो करवाते हैं, जैसे स्केट में मैच भी हो जाता है, बस वो यूज करते हैं। बाकी और कोई सॉफ्टवेयर नहीं है हमारे पास ऐसा कोई शूटिंग का। मतलब सर कोचिंग रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे उससे हेल्प होती हो, इम्प्रूवमेंट चार्ट वगैरह आप रेडीमेड देख सकते हैं, ऐसा कुछ? एक्सक्यूज नहीं मी, नहीं इसका नहीं। आंसर मैं देती हूँ। अगर आपको ऐसा कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो यू कैन क्रिएट योर ओन, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अगेन ऑन इंडिविजुअल। लेकिन ये अगर सॉफ्टवेयर जी जी बनाएंगे जी तो मैम। स्पेसिफिक बनाएंगे, वो स्पेसिफिक शूटर के लिए बनाएंगे। आपको जी अपने जो शूटर के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है, नोविसिस के लिए बनाना है या आगे वाले के लिए, तो ये आप अपना बना सकते हैं। या 6 सर्टिफिकेट कोर्स में आप सारा डिप्लोमा वाला मत लीजिए, अभी खुद भी मेहनत करिए, उस पर सॉफ्टवेयर बनाइए या जी सर। आईएसएसएफ की जी साइट पे जी मैम। जाइए। ओके। थैंक यू मैम। थैंक या यू मैम। या जो इन्होंने अभी कराया है आपको लेसन प्लान, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए कि लेसन गुड प्लान इवनिंग कैसा सर। होता है, क्या उससे रिलेटेड पूछिए। गुड इवनिंग सर, रॉबिन शर्मा बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी, सर बोलिए। ये जो आपने वर्ड यूज किया लोडिंग, ये लोडिंग एक बार वापस बता दीजिए, इसको किस मतलब रिगार्ड में यूज किया लोडिंग से सर? मतलब शूटर को टेक्निकल और फिजिकल दोनों तरफ या मेंटल भी हो सकता है, मतलब तीनों चारों तरफ साइड से लोड देना। मान लो शूटर की कैपेसिटी है 60 शॉट एक मैच करने की, तो लोडिंग में हम कंटिन्यू 80 शॉट का मैच करवाएंगे। कि थोड़ा सा उसका 20 शॉट का जो बैरियर है उसका 60 शॉट का, तो बैरियर तोड़ने के लिए हमें 80 शॉट फायर करवाने पड़ेंगे, ताकि वो 80 शॉट में अगर कैपेसिटी उस बराबर फर्स्ट शॉट से लेके लास्ट शॉट तक वो मतलब कि एनर्जी लेवल बरकरार रख रहा है 80 शॉट तक, तो क्लियर है कि वो जब 60 शॉट का मैच होगा तो आराम से कर देगा। तो वो उसकी जो एनर्जी ऑफ लेवल है, चाहे मेंटल हो चाहे टेक्निकल हो चाहे फिजिकल एनर्जी हो, वो सब बढ़ाने के लिए हम उसको लोडिंग देते हैं। वो शूटर की कैपेसिटी के हिसाब से देखते हैं। 80 शॉट मैच करा दिया, डबल 2 मैच करवा दिए, एक मैच बैक टू बैक, एक मैच करवाया 10 मिनट का ब्रेक दिया, उसके बाद फिर दूसरा मैच करवा दिया, इस हिसाब से करवाते हैं। और ये चीजें होती है इंडोरेंस फेज में, मतलब उसको इंडोरेंस किया जाता है शूटर को। राणा साहब। ओके सर, थैंक यू। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, राम साहब, पवन बात कर रहा था। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए सर, हाँ जी बोलिए। साहब। हाँ, मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो जो हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल है या जो लेसन प्लान जो बना हुआ है, ट्रेनिंग प्लान बना हुआ है, हाँ जी, ये तो मतलब एक फुल टाइम जो शूटर होता है, हम लोग जैसे आपका तो एमयू का है पूरा, तो वहां पर फुल टाइम शूटर होते हैं, फुल टाइम कोचेस होते हैं। बट इलाइट और बिगनिंग लेवल पे अगर देखते हैं, अगर क्लब वाइज अगर हम देखते हैं, तो सिविल में साहब इतना टाइम बच्चा नहीं देता है। बच्चा आता है 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए मैक्सिमम। हाँ तो जी। जो हमारा लेसन प्लान है या ट्रेनिंग प्लान है, इसमें से क्या चीजें स्किप हो सकती है या उसके बदले हम क्या चीज ऐड कर सकते हैं? बिकॉज जितने भी अभी शायद यहाँ पर ट्रेनिंग है, उनमें से बहुत कम सर्विसेज वाले हैं। मैक्स ऑफ जो हैं या तो क्लब वाले हैं या खुद शूटर हैं जो सीखने के पर्पज से कर रहे हैं। तो हम उस ट्रेनिंग प्लान में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे ज्यादा इफेक्ट भी ना पड़े और बच्चे को उसका बेनिफिट भी मिले? एक पॉइंट मेरा ये था साहब। और सेकंड पॉइंट मेरा था जो अभी अपना जो बच्चों का जो हम लोग शेड्यूल डिसाइड करते हैं पूरे साल का, या जो भी हम लोग इनका प्लान बनाते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तो ये तो डिपेंड करता है एनआरआई के सर्कुलर के ऊपर। तो हाँ सब जी, इसमें अगर कुछ प्लस माइनस करना की अगर गुंजाइश आती है, जैसे अभी आपने बताया कि 5 दिन 7 दिन पहले से जो है हम शूटर का फायर कम करवा देते हैं या बंद करवा देते हैं, मैचेस कम करवा देते हैं,
तो उसमें उस कंडीशन में साहब हम बच्चों को क्या करवा सकते हैं, उस दौरान हम बच्चों को क्या एक्सरसाइज दें जिससे बच्चों का जो है मतलब मेंटल फोकस तो हमें बनाना ही है। ये 7 दिनों में जब हम उसको फायर कम करवा रहे हैं तो उसका स्कोर से दिमाग हटा के उसकी मेंटल कंडीशनिंग कर रहे हैं, तो उस बीच उस ड्यूरेशन में हम उन्हें ऐसी कौन सी एक्सरसाइज दे सकते हैं, ऐसी कौन सी एक्टिविटी करवा सकते हैं जिससे बच्चे का फोकस भी बना रहे। आपकी आवाज चली गई है। साहब मैं बोल रहा था कि जो हम जैसे 5-7 दिन पहले जो हम जो फायर बंद करने की बात करें, मैं मतलब यूजली हम भी करते हैं, बट बच्चा हम्म। चाहता है कि फायर कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। बट अगर साहब जैसे अगर हम 7 दिन पहले 8 दिन पहले बच्चे का फायर कम करवा देते हैं या बंद करवाते हैं, तो उस कंडीशन में हम बच्चे को ऐसी कौन सी एक्सरसाइज या ऐसी कौन सी चीजें करवा सकते हैं जिससे उसके फायर पे भी फर्क ना पड़े और बच्चे का इंटरेस्ट भी बना रहे। ओके, देखिए, फायर बंद के लिए तो मैंने बोला ही नहीं, क्योंकि कंपटीशन आ रहा है, तो बंद आपके बोलने से वो करेगा नहीं, करेगा तो थोड़ा सा उसके ऊपर असर भी कुछ गलत पड़ेगा, कि उसके दिमाग में कुछ और वही कोच मुझे फायर नहीं करना, फायर करवाओ। लेकिन जैसे जो शूटर होता है वो क्या सोचता है, लास्ट टाइम पे पूरा स्कोरिंग में घुस जाता है, मैच बैक टू बैक मैच करता रहेगा। उनसे बचाना है, मतलब कि क्वालिटी फायर करवाना है, मतलब कि क्वांटिटी नहीं करवाना। आपने किसी स्पेसिफिक, जो आपने बेसिक चीजें पहले आपको पता है कि मेरे शूटर ने ये मैक्सिमम टाइमिंग पे गलती करता है, या ट्रिगर पे गलती करता है, या कुछ साइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत आती है, टारगेट फोकस करता है, या कुछ और दिक्कत है, मतलब जो भी लगभग क्लियर होता है अगर हम शूटर को अगर रीड करते हैं कि ये शूटर मेरा लगभग कंपटीशन के दौरान या ज्यादातर ये गलती करता है, तो उस पे हम उसका वर्क करवाएंगे, 50 शॉट 60 शॉट फायर करवाएं। उसके अलावा बीच बीच में वीक में जैसे आपने 2-3 बार फायर कराया, या फिर 2 घंटे में उसने फायर प्रैक्टिस की, उसके अलावा आप उसे टेबल टेनिस खिला सकते हैं, साइकिलिंग के लिए ले जा सकते हैं, वो भी आराम से, उसमें ये नहीं कि आप एक्सीडेंटल वाला वो कर लो। उसके अलावा आप क्रॉस ट्रेनिंग करवा सकते हैं, राइफल वाला है पिस्टल करवा लो, पिस्टल वाला, मतलब वो इंजॉय भी रहे थोड़ा सा, क्योंकि कंपटीशन का उसके ऊपर स्ट्रेस होता है शूटर के। और खासकर जैसे नेशनल वगैरह ऐसे होते हैं, या फिर इंटरनेशनल के लिए ट्रायल होती है, और बंदा कैपेबल है उस चीज में, मतलब कि वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हो सकता है, उसको लग रहा है, तो ज्यादा थोड़ा सा प्रेशर लेगा। तो उन चीजों से निकालने के लिए हमें थोड़ा क्रॉस ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। बाकी क्वालिटी ट्रेनिंग देनी है, ना कि क्वांटिटी, मैं ये बता रहा था। और एक आपने बताया था इसका मतलब कि टाइम कम है शूटर्स का, तो शूटर का क्या है, मैंने आपको कल भी बोला था, सुबह भी बोला था कि अगर हमारे पास, ये जरूरी नहीं है कि 90 दिन का, मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, मान लो आपके पास कंपटीशन से 30 दिन पहले आपके पास एक एथलीट आ रहा है, और वो किसी भी लेवल का है, इंटरमीडिएट है या एलिट है या फिर बिगनर है। अब बिगनर है तो वो किस लेवल का, मतलब कि कुछ थोड़ा बहुत उसको पता है या एकदम ही बिगनर है। तो अगर वो अगर बिगिनर ही है, पूरा ही है, उसको कुछ नहीं पता, एकदम अनटच है, तो उसको आप 1 महीने में तैयार भी नहीं कर सकते कंपटीशन के लिए। तो वो तो शूटर को आपके लिए, मतलब उसको खुद के लिए उसे टाइम देना होगा। तो उसके लिए जरूर हमें 90 दिन का या 60 दिन का एक पूरा टर्निंग साइकिल चलाना होगा। बाकी अगर इंटरमीडिएट या एलिट शूटर है तो 1 महीने का टर्निंग साइकिल हम चला सकते हैं कंपटीशन से पहले, ऐसा होता है। जैसे 20 दिन पहले एनआरआई ने डाला कि 20 दिन बाद में ट्रायल है, तो हम 20 दिन का टर्निंग साइकिल साइकिल बनाएंगे, उसमें 10 दिन का प्रिपरेटरी फेज कर देंगे, 5 या 4 दिन का कंपटीशन एंडोरेंस फेज कर देंगे, और 5 दिन का हम कंपटीशन फेज कर देंगे, और फिर रिकवरी कंपटीशन के बाद में हो ही जाएगी। तो ऐसा होता है, बहुत बार होता है, कई बार जैसे हमारे आर्मी में भी होता है कि हमने शूटर को छुट्टी भेज दिया, और पीछे से पता चला कि अभी एकदम से पता चला कि ट्रायल्स आ गए या कंपटीशन आ गया। तो उसी के हिसाब से अब उस डेट को तो हम आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम हमारे जो जो प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग हम, हमारे को क्या टाइम मिल रहा है उस टाइम को देखते हुए, प्लस उस शूटर को दिमाग में रखते हुए कि इस शूटर, अभी मेरे पास ये टाइम मिला है, इतने टाइम में मैं शूटर को किस किस चीज पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, उस शूटर को देखते हुए। अब हम उसको और लोडिंग नहीं दे सकते, ऐसा नहीं कि सुबह भी फायर करा रहे हैं, रात को फायर करा रहे हैं, ताकि वो जब तक कंपटीशन आए उस तक तब तक वो बर्न आउट हो जाए, तो ये भी नहीं कर सकते हम उसको हिसाब से। मतलब पूरा ध्यान रख के देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग भी क्वालिटी से होनी चाहिए, और जो हम करवाना चाह रहे हैं वो शूटर कर भी पाए उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन पे। और इंडोरेंस फेज से ही हम उसको पीक पकड़वाने की कोशिश करें। हमें लगभग, जो शूटर्स हमारे पास आते हैं तो लगभग पता रहता है
कि ये शूटर इतने दिन में पीक पकड़ सकता है, लगभग थोड़ा मोटा मोटा आइडिया रहता है, मैं ये वर्क इसको करवाता हूँ तब ये पीक पकड़ता है, तो उसी हिसाब से हमें ट्रेनिंग करानी होगी। और मैक्सिमम अगर एक इंटरमीडिएट या एलिट शूटर है तो उसका जो पीक लेवल है वो अगर देखा जाए तो 20 से 30 दिन के बीच में वो पकड़ लेता है। क्लियर हुए आपके दोनों सवाल या कुछ और? हाँ जी सर, क्लियर है सारा, समझ आ गया। बस मेरा मतलब एक ये था कि जो हम एक शेड्यूल बना रहे हैं जिसमें आपने योगा, स्ट्रेटनिंग और बहुत सारी चीजें जो डाली हुई हैं, जी मतलब जी पार्ट, मतलब सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, कुछ भी स्किप नहीं किया जा सकता इन सब चीजों में। बट हाँ जी इतना सब करने के लिए एक शूटर को कम से कम फिर भी दिन भर में 5 से 6 घंटे तो चाहिए ही होते हैं। जी तो वो मैं जानना चाहता था कि उसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम कम या ज्यादा कर सके, ताकि बच्चा 2 या 3 घंटे में उसको कुछ कवर कर पाए। पूरा तो नहीं हो सकता साहब, इतना तो कंफर्म है कि इतना सारा कुछ अगर करना है तो उसके लिए उसको फुल टाइम शूटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके बच्चा इतना सब कुछ दे पाएगा। जी सर। इसके लिए ये हो सकता है कि अब जैसे योगा है तो बच्चा अपने घर पे करे, मतलब कि उनके मदर फादर से आप बात करके कि भाई हाँ बच्चे को सुबह आप मेडिटेशन या योगा करा सकते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के बाद में आप करवा सकते हैं अगर वो शाम के टाइम में आपके पास आ रहा है तो मैं यही बोल रहा हूँ शूटर की अवेलेबिलिटी देखते हुए और शूटर को किस चीज पे वर्क करने की जरूरत है वो चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें उसके अकॉर्डिंग पूरा वो प्लान करना पड़ेगा। वो मुझे अगर मेरे पास कोई शूटर आ रहा है तो मुझे खुद को पता है कि वो शूटर मेरे पास कब अवेलेबल हो रहा है और उस पर किस चीज पे मुझे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। अब इसका हम ये नहीं कर सकते कि शूटर मेरे पास 2 घंटे के लिए आ रहा है तो मैं फिजिकल बिल्कुल नहीं देख रहा उसका, मुझे इंश्योर करना पड़ेगा, चाहे उसके मम्मी पापा से बात करके हो या फिर यहाँ अकेडमी में आया तो अकेडमी के बाद में जैसे उसका प्रैक्टिस फिनिश हुई तो आधा घंटा या 20 मिनट में उससे लूँ कि हल्का सा फिजिकल उससे करवा सकूं, तो वो चीज़ तो इंश्योर करनी पड़ेगी सर। ठीक ठीक, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर एक मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कंटिन्यू कोई शूटर है वो 622-25 मार रहा है प्रैक्टिस में, लेकिन मैच में जाके वो फिर 10-12 ही मार पाता है, उससे उसका कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है और पता नहीं क्यों बहुत कोशिश के बाद भी उसका स्कोर मैच में इम्प्रूव नहीं हो पाता। तो उसके लिए क्या कुछ थोड़ा बताएंगे? देखिए ऐसा है, मतलब कि 5 या 7 पॉइंट का फर्क पड़ जाता है क्योंकि उसमें कई बार ऐसा भी होता है उसकी प्रैक्टिस और जो मैच खेल रहा है उसमें दोनों में अंतर है। नंबर एक बात, थोड़ा अंतर कर रहा है वो, दूसरा मैच प्रेशर को झेल नहीं पा रहा ठीक से, मतलब ये चीजें आप अपने लेवल तक रखें ना कि शूटर को ये चीजें बताने की होती हैं, वो बार बार प्रैक्टिस करेगा तब वो धीरे धीरे थोड़ा सा मैच प्रेशर झेलेगा। दूसरा, एक शूटर के दिमाग में क्या आता है, स्कोरिंग का भी आ जाता है, मतलब जो जो क्या क्या गलतियां कर सकता है वो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें कुछ भी कोई एक आवाज नहीं आ रही मेरी सर। हाँ आवाज आ रही है मेरी? यस जी सर, अब हाँ जी, मैं थोड़ा ड्रॉप हो गया था, नेटवर्क का इशू हो यस गया। सर, आ रही है। तो इसमें आ क्या रही है होता सर, है, आ रही है। हाँ जी क्या होता है देखो, मैं ये भी बताया था कि जो एक एथलीट होता है उसके दिमाग में स्कोर
मार रखा है, लेकिन जिस दौरान वो प्रैक्टिस जब मैच खेल रहा है, जो कंपटीशन में उतरा है, उस दौरान अगर वो बेसिक चीजों पे या जो उसका प्रोसेस है अगर उसके ऊपर पूरा फोकस नहीं रखेगा और उसके दिमाग में कैलकुलेशन आ रहा है कि मेरा ये कार्ड इतने का हो गया तो अगला कार्ड मेरे को इतना मारना पड़ेगा तब मैं 622 या 625 मार पाऊंगा, तो दिमाग एक है काम कई कर रहा है, तो वो दिमाग उसका इतना जो चीज वो करना चाह रहा है वहां दिमाग अच्छे से नहीं लगेगा। तो उसमें यहाँ रोल हो जाता है काफी हद तक कोच का भी कि आप उसको इस हद तक समझा पाए कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसेस बताया गया है उस प्रोसेस पे वर्क करो। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ प्रोसेस है। गोली बैरल तक जब तक गोली है तब तक आपके हाथ में, आपने कैसे छोड़नी है। अब वो गोली कहाँ जा रही है उसका काम है, लेकिन वो वहीं जाएगी जहां एथलीट ने छोड़ना है। मतलब कि वो प्रोसेस किस हिसाब से कर, मतलब समझने का है कि वो प्रोसेस किस हिसाब से कर रहा है। तो मेन जरूरी चीज है तो प्रोसेस पे पूरा फोकस करें, ये नंबर एक बात ये होगी। दूसरा, छोटे छोटे आप उसको पार्टिसिपेट कराइए तो धीरे धीरे वो एक मैच प्रेशर को झेलने की क्षमता उसमें आएगी। और ये तो अमूमन होता है, मतलब कि अगर शूटर आपका प्रोसेस को देखते हुए चल रहा है तो जरूरी है कि वो 622 मार रहा है तो हो सकता है वो 627 या 626 के आसपास भी चला जाए, तो बड़ी बात नहीं है अगर वो स्कोरिंग की तरफ नहीं गया। लेकिन मैक्सिमम शूटर अगर जो रिजल्ट के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं तो 5-7 पॉइंट डाउन हो ही जाते हैं। ठीक है सर, लेकिन सर थोड़ा जो मतलब ज्यादा प्रेशर ले लेता है बंदा मैच में, उसके लिए कुछ होगा सर कि ना ले पाए इतना? मेंटली वर्क थोड़ा करना पड़ेगा। हो सकता है वो एंजाइटी भी ले रहा हो, वो कुछ ज्यादा है वो ले रहा हो, तो उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। बता रहा हूँ छोटे छोटे कॉम्पिटिशन वगैरह खिलाइए, जितना वो प्रेशर से सामना करेगा। आप साइकोलॉजी से भी वो करवा सकते हैं, क्योंकि जितना वो सामना करेगा तभी तभी वो फाइट कर पाएगा, तभी उसके लायक बन पाएगा वो। क्योंकि हर आदमी में होता है, ऐसा नहीं है कि प्रेशर किसको नहीं आता। क्योंकि ओलंपियन है या ओलंपिक मेडलिस्ट है, उनको उल्टा ज्यादा प्रेशर होता है दोबारा से कंट्री के अंदर खेलना कि यार मैं ओलंपिक गोल्ड ले रखा है, मेरा लेवल अलग है, मुझे कम से कम अपना लेवल बरकरार रखना होगा। तो प्रेशर एक बिगिनर से लेके एलिट शूटर का सबको प्रेशर आता है, लेकिन थोड़ा हल्का हल्का उसको जज़ब करना सीखना पड़ेगा। वो कोच का सपोर्ट भी होना चाहिए और शूटर भी थोड़ा उस स्कोर को थोड़ा साइड में रख के जो कोच बता रहा है उस पर थोड़ा वर्क करे। सर शुरू में 4-5 सीरीज अच्छी चलने के बाद लास्ट में 1-2 सीरीज गड़बड़ हो जाती है, वो क्योंकि माइंड जाता है स्कोर पे, हाँ, क्योंकि फिर तो वहां पे माइंड ना जाए उसके लिए कुछ। उसके लिए तो शूटर को खुद को अपना मतलब एक कमिटमेंट लेना पड़ेगा कि मैंने यही करना है चाहे जो मर्जी हो जाए। अरे कमिटमेंट उसका कोच है वो उससे करवाए। देखो अमूमन सब शूटरों में आती है, दिखते हैं, ऐसी नहीं कि आपके एथलीट के अंदर आ रही है, अमूमन आती है प्रॉब्लम। लेकिन उस शूटर को उसके मतलब कि सिर्फ पूरा एक कमिटमेंट लेके उतरे रेंज के ऊपर, आज मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोसेस करना है। अगर ये कार्रवाई करवाने के लिए हम अगर शूटर को प्यार कर देते हैं, मान लो हमारी मतलब कि वो अचीव कर लिया हमने एज ए कोच, बस इतना सा है, मतलब उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया हमने ऐसे भी करके। थैंक यू सर। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्कार सर, ये अपने जो आपने बताया प्रिपरेशन पीरियड, देन इंड्योरेंस पीरियड, उसके बाद में कंपटीशन पीरियड और देन ट्रायल्स, और ट्रायल्स के बाद में वापस आपने बताया सर रिकवरी पीरियड। हाँ जी। तो सर ये रिकवरी पीरियड के बाद में वापस नेक्स्ट जो उसका शेड्यूल होगा वो प्रिपरेशन पीरियड से ही होगा ना सर? हाँ जी, हाँ जी, ये क्या एक साइकिल है, पूरा साइकिल है। जी तो चला गया, उसके बाद में प्रिपरेशन के बाद में इंडोरेंस के बाद कॉम्पिटिशन खेलने के बाद में रिकवरी। और उसमें रिकवरी हम शूटर को ब्रेक दे सकते हैं और साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट का सेशन जरूरी होता है। इसमें साइकोलॉजिस्ट का भी ले लें कि जो इसकी मसल्स मेमोरी है उनको थोड़ा रिलैक्स रहे और दोबारा से रिकवरी ले सके, ताकि वो स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज वगैरह भी करे। जब ये सब लेने के बाद वापस हम प्रिपरेशन फेज में आते हैं, वो तब आते हैं जब हमारे को नेक्स्ट जब कंपटीशन या ट्रायल या साइकिल हमने चलाना है उसका पूरा प्लानिंग के लिए सर। नेक्स्ट शेड्यूल वापस जैसे सर, जैसे किसी का मतलब कंपटीशन है तो उसको कम पीरियड के लिए हम प्रिपरेशन प्लस
एंडोरेंस प्लस कंपटीशन पीरियड बना के, और फिर वापस यदि कोई ड्यूरेशन लॉन्ग है तो वापस लॉन्ग ड्यूरेशन में डाल सकते हैं ना सर? हाँ जी, हाँ जी। इसमें क्या है कि आपने थोड़ा सा ये देखना है कि प्रिपरेशन फेज है वो जी थोड़ा सा ज्यादा दिन का होना चाहिए, मतलब 45 to 50% प्रिपरेशन फेज हो गया और जी 25-30% 25% हो गया इंडोरेंस और 30% के आसपास हो गया कॉम्पिटिशन फेज। जी, मतलब नियर अबाउट 50 का लगभग तो सर यही ये प्रिपरेशन ही होगा सर, जिसमें वो बेसिक और फंडामेंटल और उनका जो होगा उसी के ऊपर वर्क करेंगे। अगर आपका बिगिनर शूटर है तो उसमें आप जी प्रिपरेशन फेज ज्यादा चला सकते हैं क्योंकि आपको बेसिक फंडामेंटल पे ज्यादा वर्क करना है। अच्छा, ये भी सर वो बिगनर और एलीट वालों में भी डिफरेंस करना है ना सर? हाँ, ये भी थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा आपको क्योंकि बिगिनर शूटर है, अगर आज आपके पास आ रहा है तो आप मई जून में जाके वो स्टेट के लिए क्वालिफाई हो पाएगा। तो आपने उसका कम से कम 2 महीने का 40 करीबन 35 से 40 दिन का आपने प्रिपरेशन फेज चला दिया, फिर 20-25 दिन का एंडोरेंस, फिर कंपटीशन, फिर आपने थोड़ा सा ब्रेक दे दिया 2-4 दिन का कि जा तू थोड़ा घूम फिर के आ जा अपने घर पे या जो भी कर ले। उसके बाद फिर बच्चा आपके पास आया, फिर तुम्हारे उसका फेज चला ये दिया। सर की आवाज नहीं आ सर रही। ये म्यूट करवाओ सर, कौन म्यूट है ये सर? है ना, म्यूट करवा दो सर इसको, क्लारी वाले को, ये मैम ये क्लैरी बोल भी नहीं रहा मॉस्किटो वो। है, इनको म्यूट कर दो, सर की आवाज नहीं आ रही। जी थैंक यू सर। देखो सभी बोलोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। हाँ, नेक्स्ट कोई? सर जो वो आपने डी D1 करके वो दिया हुआ है, डे जैसे अपने डे स्टार्ट होते हैं, वो डे स्टार्ट 1, डे स्टार्ट मतलब 1 से स्टार्ट करना, वो 1 से स्टार्ट करना चाहिए, या वो उसमें सर कंफ्यूजन सी क्रिएट हो रही है, वो किस तरीके से? आप इसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, आप इस स्लाइड की बात कर रहे हैं? मतलब आप नहीं इससे हाँ, इसमें इसी की ये एक बारी क्लियर कर दो सर। इसमें देखो जो डी डे है वो हो गया कंपटीशन का डे। मान लो 10 जनवरी से कंपटीशन स्टार्ट है या ट्रायल 1-2 है, तो वो हो गया डी डे। अब D-10 करूंगा तो वो हो गया 31 दिसंबर, या D-12 कर रहा हूं तो हो गया 28 दिसंबर, मतलब आज का दिन। फिर D-32 कर रहा हूं मैं तो मतलब 10 जनवरी से अब -32 डेज निकालिए, तो 10 दिन वो निकल गए, 22 डेज और निकाल दो, वो हो गया 8 दिसंबर। मतलब डी डे से जो कंपटीशन का डे है उससे हम माइनस डे निकाल रहे हैं। ओके सर। हाँ जी, मतलब ये कोई प्रिपरेशन हमें इस फॉर्मुलेशन है सर, अकॉर्डिंग या बनाना चाहिए। केवल माना गया है सर केवल? एक एक करके बोलो सर। जी ये डी डे वाला आपने बनाया ना सर, ये 32 माइनस करना, या पर्टिकुलर ये जो नंबर ऑफ डेज आप माइनस कर रहे हैं सर, तो ये हाँ कोई जी। फॉर्मूला है सर? नहीं, ये मतलब कि थोड़ा उस हिसाब से बनाया गया है कि जो मतलब थोड़ा आसानी रहती है जी। तो आप जरूरी नहीं आप इसमें डे भी लिखते हैं, डेट भी लिख सकते हैं कि मान लो जैसे D-12 है तो आप इसमें और डी डे है 10 जनवरी, तो आप इसमें 28 दिसंबर टू 10 जनवरी वो निकाल सकते हैं, मतलब वो लिख सकते हैं कि कंपटीशन फेज, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। मतलब इसमें यही बताया हुआ सर, इतने दिन पहले से हमें ना प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है, इसमें से ये माइनस हाँ, करके, है ना? D-12 मतलब 12 डेज का मेरा कंपटीशन फेज होगा। कंपटीशन है। ओके सर, और क्लियर है इसमें सर। अगर मैं 12 निकालूं 32 में तो 20 डेज का मेरा हो गया इंडोरेंस फेज। ये ओके सर, थैंक यू सर, क्लियर है। कोई और?
जो अपना ये ग्रीन वाला पैटर्न है सर, प्रिपरेशन फेस वाला, इसमें मतलब कि हमें उसको प्रिपेयर करवाना और उसकी वो चेक करते रहना सर, है ना, कि भी कोई गलती तो नहीं रहेगी इसमें, वही वही चीज है ना सर बस, कौन कि से भी वाला? हाँ वो जो कमियां रह गई, ये जो प्रिपरेशन फेस है अपना पहले वाला हाँ ग्रीन वाला, उसमें मतलब कि उसकी गलतियां ही अगर कुछ रह गई है उसके बेसिक में तो वही क्लियर करवानी है ना सर, इसमें सब हाँ हाँ, जी जी जी, टेक्निक और हाँ वो सही बोल गलती रहे है हो। ना। इसमें बेसिक क्लियर करना है शूटर का। ओके प्रिपरेशन सर। फेज में बेसिक क्लियर करना है सभी चीजों का। हाँ, उसका इसमें मतलब एक फिजिकल भी दिन होगा। जैसे उसकी ट्रिगरिंग चेक कर ली और एक दिन उसकी होल्डिंग चेक कर ली, वो उसी तरीके से मतलब कि उसको एक टास्क देखे कि भी आज हाँ ये करवाना है, वही है ना हाँ, सर। उसमें आपको वीकली गोल देना होगा। अगर थोड़ा सा पुराना शूटर है या एलिट है तो हो सकता है वो वीक में 2 गोल भी क्लियर कर ले। लेकिन अगर बिगनर शूटर है तो हो सकता है आपको पोजीशन स्टांस पे उसके 2 से 3 वीक लग जाएं। तो उस हिसाब से आपने उसको गोल देना है। वो एक गोल को क्लियर करेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट गोल पे पहुंचते हैं। ताकि अगर शूटर अपना गोल को अचीव कर लेता है तो उसको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मैं शूटर बन रहा हूँ, मैंने ये चीज पकड़ ली है। और अगर हम एक गोल हमने शूटर को दिया, एक वीक में दिया, दूसरे वीक में हमने गोल चेंज कर दिया, हमने ये क्लियर नहीं किया कि उस शूटर ने वो गोल अचीव किया है या नहीं किया। अगर अचीव नहीं किया तो फिर वो खतरनाक हो जाएगा। तो जरूरी है कि जो गोल हमने शूटर को दिया है लगभग जैसा हम चाहते हैं वो उस गोल को अचीव करे शूटर। मतलब कि ऐसा भी नहीं कि एक बिगिनर शूटर है वो एलईटी की जैसी पोजीशन स्टांस बना लेगा। लेकिन कुछ लेवल जो हमें पता है कि एक बिगिनर शूटर है उसको मेरे को 2 वीक में किस हिसाब से पोजीशन स्टांस इसकी सेट करनी है मैंने। मतलब कि आप सेटिस्फाई हो रहे हो या नहीं हो रहे हो अपने शूटर को देखते हुए, तो उस हिसाब से गोल उसका चेंज करना है। ओके सर। मतलब उसकी टेक्निक भी हमें सही करनी है ट्रिगरिंग पे या साइट पे, और बीच में फिर मैच भी करवा सकते हैं हम, जैसे 15 दिन का अपना प्रिपरेशन पीरियड है उसमें चेक करवा के उसका देख सकते हैं कि भी हाँ कर भी रहा है या नहीं कर रहा है सही, अगर या कोई दिक्कत रह गई है। बिगिनर शूटर है तो जरूरी है कि आप उसको पहले थोड़े दिन वाल पे ड्राई कराओगे, बैलेंस एक्सरसाइज भी कराओगे, उसको आप पोजिशन स्टांस और नेचुरल अलाइनमेंट वगैरह वो भी सिखाएंगे कि किस पैर पे कितना वजन होना चाहिए, आपने ग्रिपिंग कैसे करनी है, किस किस चीज का बोन सपोर्ट लेना आपने। फिर उसके बाद में आपने बीच में ब्लैंक टारगेट पे फायर करवा रहे हैं, वाइट टारगेट पे। फिर 7 का सर्किल काट दिया, जैसे मैं उसके लिए पिस्टल की बात करूं, ब्लैक वाला पूरा काट दिया और पेपर का, और उसके ऊपर बोला चल भाई फायर कर, इसके अंदर से पूरी गोली जानी चाहिए। वो क्या है कि वो छोटे छोटे गोल दे रहे हैं, एंजॉय भी करेगा शूटर और उसको अचीव भी करता जाएगा। अगर हमने पहले उसको 9 का सर्किल काट के दे दिया कि ले भाई इसमें से गोली मार, तो वो सोचेगा यार मैं तो कभी शूटर बन नहीं सकता। तो गोल हमने ऐसे ही देने जिसको वो अचीव कर सके, ताकि वो मोटिवेशन बना रहे। ठीक है सर। सर गुड इवनिंग, मैं रॉबिन शर्मा बोल रहा हूँ। सर मेरा एक ये सवाल था कि आपने बताया था कि शूटर को हम मतलब उसका इंटरेस्ट बनाने के लिए थोड़ा कुछ कभी कभी कुछ और गेम भी खिलवा सकते हैं उसका माइंड फ्रेश करने के लिए, बट कुछ गेम ऐसी होंगी सर जो शूटर को नहीं खिलानी चाहिए। उनमें कौन कौन सी गेम है सर? जैसे कि मैं पर्टिकुलरली मैंने खुद बैडमिंटन खेला था तो उसके नेक्स्ट डे मुझे शूटिंग में अपना दिखने लग गया था कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे कोई गेम है जो शूटर को नहीं खिलानी चाहिए या वो मन का वहम ही है सिर्फ? नहीं नहीं, बैडमिंटन से क्या होता है खासकर पिस्टल शूटर के, वो थोड़ा क्या है कि होल्डिंग में काफी फर्क डालती है वो। क्यों, वो हाथ का पूरा वो झटका लगता है, वो जो मसल्स मेमोरी जो सेट हो रखी है ना, हाँ हाँ सर। तो वो उस पे असर पड़ता है। अगर हमको फास्ट जैसे बॉलिंग कर रहे हैं क्रिकेट की, ऐसा ऐसा। अगर क्रिकेट खेल रहा है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बॉलिंग कर रहा हूं मैं तो उसके भी फर्क पड़ेगा। तो ऐसा फास्ट मूवमेंट नहीं होना चाहिए हाथ का। आप रस्सा चढ़ रहे हैं, अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं नॉर्मल, तो आपकी बॉडी के वेट के साथ अगर मतलब क्या है कि वो चल रहा है स्विमिंग, तो नॉर्मल वो चल सकता है, वो इतना आप कर सकते हो, वो भी प्रिपरेशन ऑफ इंडोर एक्सरसाइज में। लेकिन अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं या बैडमिंटन खेले या कुछ और ऐसा गेम कर रहे हैं जिससे आपके हाथ को जोर से झटका लग रहा है, तो जो आपने मसल्स सेट कर रखी हैं वो मसल्स वापस ही अपनी जगह छोड़ देंगे, फिर वापस आपको सेट करनी पड़ेगी, वो होल्डिंग आपकी बिगड़ जाएगी। हेलो सर। हाँ जी मैम। सर मैं जागृति बोल रहा हूँ। हाँ जी सर यूं भी बोलते हैं कि जिम नहीं करनी चाहिए हैवी। देखिए, जिम का ऐसा है, अगर आप ट्रैप शूटर हैं तो आपको हैवी जिम करनी चाहिए, क्योंकि वो फास्ट मूवमेंट है। अगर आप रैपिड फायर शूटर हैं तो भी आप जिम आप कर सकते हैं, थोड़ा हैवी, हल्का सा, मतलब ट्रैप की मतलब थोड़ा कम।
और अगर आप एयर शूटर हैं जो आपको लॉन्ग टाइम तक फायर करना है, मतलब कि 1 घंटा 15 मिनट आपने फायर करना है, आराम से शॉट को ला रहे हो होल्ड करके, तो उसमें आपको जिम जाना चाहिए, लेकिन उसमें स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। वेट ज्यादा नहीं होगा उसमें, 1 से 1.5 kg 2 kg का वेट हो है, आपको शोल्डर की एक्सरसाइज कर लिया आपने, फिर बैक की एक्सरसाइज की और मसल्स की एक्सरसाइज करी, तो आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें आप डोले बना रहे हो तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है मसल्स में थोड़ा दिक्कत आएगी, क्योंकि मसल से थोड़ा खिंचाव आ जाता है मसल्स में, और वो होल्डिंग में थोड़ा फर्क पड़ता है। और ऐसा नहीं, कुछ शूटर होते हैं जो मसल्स ही बना रखे अपने डोले सोले बना रखे हैं और शूटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन हर किसी के लिए मतलब जैसे अगर देखा जाए लगभग एक रेशो निकाला जाए तो उसमें ये होता है कि जो स्लो फायर कर रहे हैं उन शूटर्स को हैवी जिम नहीं करनी चाहिए, नॉर्मल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। सर जो मतलब शूटिंग मैं के लिए पहले से ही जिम जाती हूँ, मतलब मेरे को हैवी उठाने की आदत है। अब मेरे को 1-2 kg कोई मतलब ऐसे हल्का सा लगता है, बिल्कुल ही कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मैं ये पूछ रही हूँ मेरे को छोड़ देनी चाहिए या फिर मतलब। आप किस चीज के शूटर हैं? सर मैं 10 मीटर एयर की ही हूँ। एयर पिस्टल या राइफल? सर राइफल। हाँ, तो ऐसा है, अगर आपको अब आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको कितना लगता है लाइट वेट, उस हिसाब से करिए आप, मतलब कि जिससे आपको थोड़ा थोड़ा, मतलब मैं यही बोल रहा हूँ स्ट्रेंथ ही एक्सरसाइज, मतलब आपको अब अभी जैसे मैं 1 kg बोल रहा हूँ, लेकिन किसी बंदे के लिए 200 ग्राम कुछ भी नहीं होगा, हो सकता है वो आपके लिए भी 1 kg वैसा ही लग रहा हो, तो उससे आपकी अगर स्ट्रेंथ नहीं बन रही है तो आपके लिए वो हल्का होगा, तो आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, मतलब 5 kg का सर डंबल है। मैं ऐड करूँ सर इसमें ओके। थोड़ा? हाँ जी, करिए करिए। सर स्ट्रेंथ का जहां तक हम बात करते हैं ना सर, 7.5 kg तक वेट उठा सकते हैं मैक्सिमम, उसमें स्ट्रेंथ ना आ जाता है, बिल्डअप नहीं होगा उससे। और रिपीटेशन ज्यादा रखेंगे तो स्ट्रेंथ में रहेगा वो। अगर रिपीटेशन कम रखेंगे और वेट हैवी रहेगा तो फिर आपकी मसल्स बिल्ड होंगे सर उसमें, ये रहता है सर। इसकी पहले से बिल्ड हो फिर। हाँ, तो आप उसको तो बरकरार उसके लिए रखिए ज्यादा, लेकिन आपको हैवी मत करो। उसके लिए मैम आपको है ना फिर रनिंग करनी पड़ेगी, फिर मसल्स वो करनी पड़ेंगे पहले ब्रेक। सर शूटिंग के टाइम में जो बाइसेप ज्यादा रहेगा तो उनको प्रॉब्लम होता है 10 मीटर राइफल में। सर एक मैसेज बॉक्स में ना एक शिशिर सर का वो है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस टॉपिक के बारे में एक बार पूछ रहे हैं सर। सर सुन पा रहे हैं सर? सब्जेक्ट वाइज सर सिलेबस जी सर। मतलब कि इसकी बात कर रहे हैं? इंटरमीडिएट शूटर के लिए सब्जेक्ट वाइज सिलेबस पूछ रहे हैं। मतलब सब्जेक्ट क्या क्या होने चाहिए ये पूछ रहे हैं, जो मैं आप जो स्लाइड में निकाल के उसके लिए बात कर रहे हो? सर देखो, सब्जेक्ट मतलब कि ये, मतलब कि एक आप जो ये पूरा जो लेसन प्लान बनाया गया है, ये आपको एक डायरेक्शन दिया गया है कि इस हिसाब से ऐसा ऐसा बनता है। आप इसमें सब्जेक्ट और ऐड कर सकते हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बेसिक ट्रेनिंग बहुत कम करनी है, मेरा एलिट शूटर है, या कुछ और ऐसा आपने जो कुछ मैक्सिमम ज्यादा निकलेगा तो बहुत कम इसमें ऐड ही कर सकते हैं। आप कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं आप, तो आप इसमें कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये नहीं है कि मतलब कि यही सब्जेक्ट होंगे। आप अपने मैंने वो बताया था कि एथलीट को रीड करिए, उससे आप कम्युनिकेशन अच्छा बनाइए, आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, आप शूटर से आप जब फीडबैक मिलेगा तो आपको खुद को पता चलेगा कि मेरे शूटर को क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अपना सब्जेक्ट तैयार कर दीजिए। और एक सर जो फिजिकल जर्नली आपने इवनिंग में दिखाया है, तो कुछ ऐसे बंदे हैं जो वर्किंग है, दिन में अपना ड्यूटी करते हैं और शाम को प्रैक्टिस करते हैं, तो सर वो सुबह फिजिकल करेंगे तो कोई असर पड़ेगा सर प्रैक्टिस पे? देखो, ऐसा नहीं है, आप सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को हम फिजिकल थोड़ा आराम से अच्छा कर सकते हैं। मान लो मैंने रनिंग में 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर रनिंग दे दी, फिर उसके बाद में कोर मसल की एक्सरसाइज करवा रहा है, तो या कुछ और एक्सरसाइज वगैरह हो रही है जिससे उसको थोड़ा सा हल्का सा रिकवरी की जरूरत है,
ब्रेक की जरूरत है। लेकिन मुझे 6 से 7 मैंने पीटी करवा दी, उसके बाद बोला कि ठीक है भाई तुम 8 बजे रेंज पे आ जाओ, चलो शूटिंग करेंगे। तो थोड़ा सा वो वहाँ क्या है कि प्रैक्टिस के दौरान हल्का हल्का आलस आएगा उसको, वो मतलब एनर्जी नहीं रहेगी। तो उसमें अगर आप सुबह पीटी करवाना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लाइट करवानी पड़ेगी, ताकि उसकी एनर्जी प्रैक्टिस के दौरान ही वैसी बनी रहे। ये है हमारे पास के शूटर 24 आवर्स हमारे पास रहता है शूटर, इसलिए हमने शाम को फिजिकल ट्रेनिंग करवाते हैं। और एक सर एंड्योरेंस फेज में जो मैक्सिमम फिजिकल करवा के भी तो ट्रेनिंग करा सकते हैं ना सर, कि मैक्सिमम बॉडी को तोड़ के और फिर उसका जो पीक है बॉडी का वो देखा जा सके कि भाई मैक्सिमम थकने के बाद बॉडी पे कैसा परफॉर्मेंस आता है, फिर धीरे धीरे वर्कआउट कम करवा के इस तरह से करा जा सकते हैं। देखो प्रिपरेशन फेज में आपने शुरू से ही फिजिकल को पकड़ लेना अच्छे से, मतलब कि धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देना। एकदम से आप बढ़ाओगे तो उसके शरीर बढ़ जाएगा। जब प्रिपरेशन फेज में उसका प्रिपरेशन लास्ट तक उसका मतलब कि पीक पे होगा, क्या फिजिकल ट्रेनिंग है वो उसकी पीक पे होगी। फिर जब एंडोरेंस में घुस रहे आप, हल्का सा पीक पे चलेगी, फिर वापस वो धीरे धीरे फिजिकल ट्रेनिंग डाउन होती रहेगी, और टेक्निकल ट्रेनिंग वो हल्का हल्का पीक पे जा रही होगी, साथ साथ उसके मेंटल ट्रेनिंग भी जा रही होगी। मतलब कि एक डाउन हो रहा है दूसरा ऊपर चढ़ रहा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। जी सर, थैंक यू सर। जी कोई और क्वेश्चन? हेलो सर, हाँ मैं दुष्यंत बोल रहा हूँ सर, हाँ ग्रुप जी 4 से शूटिंग। सर कुछ स्टूडेंट इस टाइप के होते हैं कि अगर उनको इवनिंग में थोड़ा ज्यादा करा दें तो वो मॉर्निंग तक अपने आप को जो है ना बहुत ज्यादा थका हुआ, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखो अब वो शूटर को आपने देखना पड़ेगा कि उसकी अभी जैसे बच्चा है, एक 12 साल का बच्चा, अगर आप उसको राइफल पकड़ा के खड़ा कर दिया तो वो थकेगा। तो आपकी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो देखनी पड़ेगी कि उसकी एज क्या है, उसके हिसाब से ही आपने प्रैक्टिस करवानी है। अगर थक गया तो दूसरे दिन अगर वो फ्रेश माइंड से नहीं आ रहा तो उसका मन थोड़े दिन बाद में भरना शुरू हो जाएगा, मन ऊब जाएगा उस चीज से, क्योंकि उसकी बॉडी वो चीज नहीं झेल पा रही है। तो उन चीजों को आपने ध्यान रखना होगा, प्रैक्टिस उसी हिसाब से कराओ जिस हिसाब से वो बच्चा सेट कर पाए। प्लस मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो 10-12 साल के बच्चे हैं उनसे आप टेबल शूटिंग करवाइए, साइटिंग सीखे वो अच्छे से, कि साइड को किस हिसाब से कैसे देखना है और ट्रिगरिंग कैसा करना है। धीरे धीरे मतलब कि आपने अगर 40 शॉट फायर करवाने, 30 शॉट या 25 शॉट आपने टेबल पे करवा दिए, 10-15 शॉट उसने पोजिशन से थोड़ा देर ड्राई करके और वैसे करवा दिए, ताकि उसका इंटरेस्ट भी बना रहे और उसकी बॉडी भी ना थके। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। और अगर थोड़ा सा अगर एज में बड़ा शूटर है तो धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। अगर आज हो सकता है आज उसकी बॉडी थक रही है, लेकिन आप उसके साथ साथ हम देखो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, शूटर आया, आते ही उसने अपना वेपन निकाला, थोड़ी देर ड्राई की और फायर शुरू किया और अपना वेपन क्लोज किया और चल दिया। तो उसमें क्या होता है, न उसने बॉडी वार्म अप की है फायर से पहले या ड्राई से पहले, न उसने कूलिंग डाउन किया है। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। तो एज ए कोच हमें इस चीज का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी एकेडमी पे अगर कोई एथलीट आ रहा है प्रैक्टिस के लिए तो क्लियर है कि वो आएगा तो पहले 10 से 15 मिनट वो मेंटल बॉडी वार्म अप करेगा, फिजिकल वार्म अप करेगा, फिर उसके बाद मेंटल वार्म अप करेगा, उसके बाद ही वो अपने वेपन को हाथ लगाएगा। और जब उसकी प्रैक्टिस होगी उसके बाद में अगर उसको जाना है दोपहर को 12:30 बजे जाना है तो 12:20 या 12:10 के आसपास वो अपना ब्रेक करेगा, वेपन को क्लोज करेगा और पीछे आएगा, फिर दोबारा से कूलिंग डाउन और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करेगा। ये चीजें आपको प्रैक्टिकल में वहां सिखाएंगे भी, क्या क्या करना चाहिए एक एथलीट को, वो सब कुछ आपको दिल्ली में बताएंगे। जैन साहब, मेरा इस पे एक सवाल था साहब। मैं हाँ अभय जी, कुमार बोल रहा हूँ, सिपाही अभय कुमार बोल रहा हूँ साहब। हाँ जी बोलिए। साहब जैसे आप बता रहे हैं कि सुबह का जो भी शूटर को आने मतलब रेंज पे आने से पहले वार्म अप करना चाहिए। जो हाँ जी, शूटर सुबह में एक्सरसाइज पीटी वगैरह करता है उसको रेंज पे भी जाके करना चाहिए या फिर जो नहीं करते उनके लिए कंपलसरी है? मतलब सुबह पीटी करता तो है उसको सुबह शाम को करना चाहिए। हाँ, जो पीटी वगैरह नहीं करते हैं उनको रेंज पे वार्म अप तो कंपलसरी मेरे हिसाब से लगता है, बट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए?
नहीं, उनको वार्म करना अप जरूरी है। बॉडी, अगर आपने फिजिकल ट्रेनिंग भी सुबह की है, मान लो आपने 6 से 7 फिजिकल ट्रेनिंग की है, उसके बाद आप फ्रेश होके आए हैं, आपने ब्रेकफास्ट वगैरह किया है, फिर उसके बाद हम 9 साढ़े 9 बजे के आसपास रेंज पे पहुंच रहे हैं, तो तब तक बॉडी ठंडी हो जाती है। तो जरूरी है आप वेपन को हाथ लगा रहे हो उससे पहले बॉडी को अच्छे से वार्म अप किया जाए, ताकि मसल्स में कोई खिंचाव ना आए, लंबे टाइम तक शूटर चले। ये जरूरी है, बॉडी वार्म अप करना और कूलिंग डाउन डाउन करना, ये बहुत जरूरी है। तो सर हमें ये चीज इंश्योर करनी हो, क्योंकि जो एथलीट है, नया बच्चा है, उसको नहीं पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो एक कोच होने के नाते हमें ये चीज इंश्योर करनी चाहिए, अगर मेरी रेंज के ऊपर कोई एथलीट आ रहा है तो मेरी लापरवाही की वजह से वो कंडम नहीं होना चाहिए। ये जी मेरा मतलब मेरी 100% जवाबदारी बनती है कि जो एथलीट मेरे पास भले वो 1 महीने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए आ रहा है या 10 दिन के लिए आ रहा है, तो मैं उसको जो बेसिक चीजें हैं वो उसको सिखाऊं, ताकि वो कहीं मार ना खाए, कहीं प्रॉब्लम ना आए उसको। ये हमारी जवाबदारी होनी चाहिए। अभी तो फिलहाल हम स्ट्रेचिंग वगैरह कराते हैं, वार्म अप के नाम पे ज्यादा उसको नहीं कराते हैं कि उसका बॉडी रेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगे, तो स्ट्रेचिंग वगैरह तो कराते हैं साहब। हाँ, ये चीजें आपको अच्छे से वो बताएंगे कि स्ट्रेचिंग, वार्म अप प्लस कूलिंग डाउन क्या, कौन से टाइम पे कौन सी चीज करानी चाहिए, वो आपको प्रैक्टिकल में कराएंगे अच्छे से दिल्ली में। क्योंकि जी मैंने भी ये कोर्स किया था, वो मैम ने हमारे लिए किया था, सगुन मैम ने। जी तो आपको अच्छे से वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट से उनसे सिखवाया जाएगा, दिखाया जाएगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आप करवा सकते हैं, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे वहाँ पे। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही कि आप वो करवाओ। जी बिल्कुल, ठीक है थैंक यू साहब। जी। सर, मैं इसी में मेरा एक क्वेश्चन है सर। मैं जिस तरह मैच होता है हमारा, कोई भी एक्सरसाइज मैच है, उससे पहले हमारा रूम रहता है वो मतलब आधा घंटे के डिस्टेंस पे या 20 मिनट के डिस्टेंस पे रहता है कोई भी। तो सर हम रूम पे वार्म अप करके आते हैं, उसके बाद भी रेंज पे आके वार्म अप करने की रिक्वायरमेंट होती है मैच नहीं, से पहले। अगर आप रूम पे वार्म अप करके आगे रेंज पे आके ट्राई करो थोड़ी देर, और उसके बाद हम फिर फायर हाँ, में क्योंकि शामिल सर होंगे। वहां पर रेंज पे आके वार्म अप करना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं और फिर सारा स्ट्रेचिंग करना वगैरह। नहीं, वो तो है, लेकिन आपने अगर ये भी देखा होगा कुछ एक एलिट शूटरों को जो रेंज पे वार्म अप करने लग जाते हैं। हाँ सर, कुछ एक करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा कि वो सीधा आते हैं और मैच फायर करते हैं और फिर अपना वेपन पैक करके निकल जाते हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर, वो अपने घर से करके आते हैं आई थिंक। तो घर से करके जाओ, नहीं तो अगर पहली बात तो वहां करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी रेंज के ऊपर बंदा है वो पक्का शूटिंग से रिलेटेड है, तो उसको तो बुरा लगेगा नहीं कि यार ये क्या कर रहा है। पता है कि यार जरूरी है, कर रहा है, जरूरी है, करना भी चाहिए। लेकिन कंपटीशन में हम 1 दिन के लिए जा रहे हैं, तो अगर वो रूम में वार्म अप करके आ रहा है और मान लो किसी कारणवश वो कूलिंग डाउन नहीं कर पा रहा, तो इतना असर नहीं पड़ेगा 1 दिन में। लेकिन अगर डेली अगर वो चीज हो रही है तो उसको आगे चल के प्रॉब्लम आएगी। जी सर, थैंक यू सर। पर सर जैसे Any ये other question? कंपटीशन डिटेल्स सर वो क्लोज्ड बड़ी ऐसे सिस्टम में होती है कि वैसे वहां हम शूटर्स को नहीं करवा पाते हैं और सर वो पता नहीं कंटिन्यू चल जाता है, तो उस ड्यूरेशन में सर क्या वो पहले की उसकी प्रिपरेशन है वही चलेगी या वहां वो पर्टिकुलरली उसको अलग से कुछ करवाना? एक बार थोड़ा दोबारा बोलो, क्वेश्चन वो समझ नहीं पाए। जैसे जैसे सर मोस्टली है ये स्टेट या नॉर्मल ये जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, इसमें जैसे शूटर्स को लेके जाते हैं तो वहां तो सीधी डिटेल अलॉटमेंट होती है और कंटिन्यू आगे से आगे डिटेल चलती रहती है सर। तो उनकी उस ड्यूरेशन में उसको फिर वहां रेंज प्रोवाइड मिलना करना और उसके बीच में उसको करवाना, जैसे वार्म अप वगैरह करवाना, मतलब पॉसिबल शायद नहीं हो पाता होगा सर। तो उस सिचुएशन में फिर जैसे उसने पहले कर रखा है उसी के हिसाब से उसको आगे चला लें। अगर इसका देखो आंसर बॉडी, मैं देती हूँ आपको। आप कैसे कह रहे हैं कि मैच डेज में कंटिन्यू होता है, क्यों नहीं करते? अगर आप देखो तो ड्राई में एमिंग एरिया में शूटर अपने वार्म अप करके ड्राई होल्डिंग करके अपने आप को प्रिपेयर कर तो रहे होते हैं। कौन से कंपटीशन की बात कर रहे हो आप? नहीं करते? सब कोई मैम करता इधर है। आपने कभी देखा शूटर को, जैसे कोई नेशनल चैंपियनशिप है, कोई ट्रायल है, तो जहां पर ड्राइविंग एरिया दिया जाता है, अलग से दिया जाता है, हाँ या यस ना? मैम, यस मैम मैम। बिल्कुल वहां दिया जाता है, वहां सभी पर करते शूटर हैं। वार्म अप कर रहे होते हैं ना, होल्डिंग कर रहे होते जी हैं, ड्राई होल्डिंग करते हैं, वार्म अप करते हैं। मैच खेलने के बाद वो सीधा पैकअप करके जाते हैं। तो जो अच्छे शूटर होते हैं, अगर आप ध्यान से देखो उनको, इंटरनेशनल को, तो वहां से वो पहले अपना पैकअप करके अपने ड्राइविंग एरिया में जाते हैं और वहां पर अपना वेपन रख के कूल डाउन करते हैं और फिर यस जाते हैं मैम। घर को। आप शायद ध्यान से देखना इस बार ही, अगर आप देखो तो ट्रायल में या नहीं मैच मैम, में। हर जगह होता है मैम, अभी भोपाल में भी हम लोग ने भी किया था, हाँ, फिर किया ना? सभी जगह है मैम। जी मैम। हाँ, तो
या तो ये लोकल कंपटीशन की बात कर रहे हैं जहाँ पर स्पेस कम जी होता जी होगा, जी मैम, मैम डायरेक्ट लोकल जाके कंपटीशन मैच में, खेल लेते हैं बच्चे। पर बिगनर्स को मैडम मोस्टली पहले छोटे कंपटीशन ही मिलते हैं मैडम, तो वो खुद को पहले से इस प्रकार से प्रिपेयर नहीं कर पाते मैम। आप करिए, आप ऐसा करिए, जिस एरिया में उसको लेकर के जा रहे हैं उसके आसपास कोई और रूम देखिए, या आसपास रेंज के पास उसे बोलिए ड्राइविंग एरिया या कौन सी ऐसी जगह है जहाँ बच्चा और कुछ नहीं, चलो गन नहीं होल्ड कर सकता ड्राई में, जी वार्म अप जी तो मैम, हल्का फुल्का कर सकता है, उसे को जा बेटा राउंड लगा कर आ, थोड़ी सी वार्मिंग अप एक्सरसाइज कर ले, अब तू जा रहा है खेलने के लिए। जी 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 मैम। हाँ, जैसे और उसे जब कहते हैं टू द लेन या कहते हैं कि साइटर के लिए प्रिपरेशन के लिए खड़ा करते हो, उस टाइम जी भी बच्चा थोड़ी सी ड्राई होल्डिंग करके बिना जैकेट के पहले थोड़ी होल्डिंग कर सकता है, और साइटर में फिर वो जैकेट पहन के कर सकता है, नोबडी विल स्टॉप हिम। जी 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 मैम, तो वो टाइम थैंक यूटिलाइज कर सकता है वार्मिंग अप का। ये जी ये मैम, होना चाहिए कि आप बच्चे को ट्रेनिंग किस तरह की और कैसे उसे तैयार कर रहे हैं, कोच के ऊपर होता है। जी मैम, जो जो उसका प्रिपरेशन टाइम या जो उसका साइटिंग टाइम है उस हाँ, ड्यूरेशन में। जी उस मैम, ड्यूरेशन पे वो आके अपना ड्राई होल्डिंग कर ले, जी लाइन चेक करे, 0 पॉइंट चेक करे, गन जी उठाए मैम, रखे, ब्रीदिंग पे देखे, अपना मसल्स को थोड़ा आईटी कर ले, टाइट लूज करके थोड़ा अपनी अलाइनमेंट चेक करे, ट्रिगरिंग करे, ग्रिपिंग ड्राई ट्रिगरिंग करके होल्डिंग करे, जी 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 मैम, मसल्स को तैयार करे अपनी, है ना, स्टेबिलिटी चेक करे। जी जी मैम, थैंक यू। बहुत सारे तरीके हैं कि आप सिखा, ये कोर्स इसीलिए कराया जा रहा है कि जो जिनको बिल्कुल शूटिंग के बारे में अवेयरनेस नहीं है, सीधा गन और पिस्टल उठा के जो लाइन पे खड़े होके बच्चों को सिखाते हैं, वो ये सारी चीजें सीखेंगे। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जब आप प्रैक्टिकल में आएंगे तो प्रॉपर वे आपको से मैडम फिजियो भी बिल्कुल मिलेगा, जी एंथ्रोपोमेट्रिक की, बायोमैकेनिक का वो भी मिलेंगे साइंटिस्ट, जी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग भी कराई जाएगी, न्यूट्रिशनिस्ट की क्लास भी होगी, उसमें आपको बताया जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वार्म अप एंड द कूल डाउन। वार्म अप कब होना चाहिए, कूलिंग डाउन कब होना चाहिए। वार्म अप में स्ट्रेचिंग नहीं कराते हैं, लाइट वार्म अप कराते हैं, कूलिंग डाउन में स्ट्रेचिंग किया जाता है मसल्स को टो टू हेड। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकल में सीखेंगे। तो यू शुड बी थैंकफुल टू साई, टू जी जी NSNIS पटियाला, कि उन्होंने आपको इतनी सारी चीजें सिखा रहे हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू मैम, थैंक बिल्कुल मैम, और आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मैम, थैंक यू मैम। मैडम से अलावा जो आपके सामने अभी AMU के बैठे हैं हिम्मत सिंह जी, इनके खुद शूटर इंटरनेशनल हैं। आई एम तो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू AMU, इनके कर्नल साहब को, जो CO साहब हैं अमरजीत सिंह जी, और इन सब पूरी टीम को, इन्होंने पूरा 100% दिया है। NRA is giving 100%, Sai is giving 100% to you all. तो इसे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम NRAI, AMU and Sai. तो you should be feel proud and you are lucky कि आपको इतने ड्यूरेशन में इतना ज्यादा जानकारी सीखने को मिल रही है। आप किसी भी एक ओलंपियन को बुला के क्लास नहीं करा सकते अपना कैंप, मुश्किल है ना। और यहाँ जी आपको जी सभी प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, और अभी प्रैक्टिकल में भी आपको मिलेंगे। जो इंडियन टीम के साथ नेशनल कोच है वो आपको सिखाएंगे। तो आपके लिए तो बहुत ये अच्छी बात है ना, इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज। जी तो जी वही बिल्कुल मैं मैम, कह रही हूँ, आप सीरियस रहिए। अटेंडेंस देख रही हूँ, कई बच्चे कैजुअल हैं, वो सिर्फ मुझे लग रहा है आपको ये 6 सर्टिफिकेट कोर्स सिर्फ चाहिए अपनी शॉप नो मैम, हम लोग भी सुन रहे हैं मैम, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है मैम, बीच में डिस्टर्ब ना करें इसलिए हम लोग चुप सुन रहे हैं मैम। मैम आपका एक वर्ड हमारे लिए ना बहुत अनमोल है, इसीलिए हम चुपचाप सुन रहे हैं। तो यू शुड बी थैंकफुल टू हिम्मत सिंह जी, उन्होंने कितने प्यार से तुम्हें, मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, लेसन प्लान कितने अच्छे से एक एक तरीके से तुमको बताया, इतनी डिटेल आज तक तुम्हें किसी ने नहीं, पता भी नहीं होगा तुम लोगों को। तो इसको ये चीजें नई थी हमारे लिए बिल्कुल। अभी कोई क्वेश्चन पूछना है हिम्मत सिंह जी से? जी मैम। ओके, सो वी शुड बी थैंकफुल टू यू हिम्मत सिंह जी। जय हिंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत अच्छे से इनको थैंक यू मैम।